Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today we are going to present the 17th lecture related to the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Behavior Patterns in Skill of Stimulus Variation Part 1. प्यारे अधिगमकर्ता, आज हम लोग उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 17वां लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का शीर्षक है उद्दीपक परिवर्तन कौशल की व्यवहार प्रणाली, भाग संख्या 1। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पे बातचीत करेंगे, उसके बाद मूलभूत व्यवहार की प्रणालियों पे बातचीत करेंगे, तदुपरांत निष्कर्ष करेंगे। द पर्टिकुलर कंटेंट्स इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर आर introduction to skill of stimulus variation, then fundamentals of behavior patterns, and last will be conclusion. So to begin with, introduction says that the previous lectures clearly reflected that the skill of stimulus variation is about engaging students through purposeful use of various behavior components of this skill. We know that monotony hinders learning, variety drives engagement, mastery comes through practice and reflection, leading to more impactful teaching. So in this lecture, we will identify certain visible behaviors and their related patterns which are involved in this skill of stimulus variation. जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पूर्व के व्याख्यानों में हम लोगों ने मूल रूप से स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के विभिन्न घटकों पे बातचीत की, जिसके अंतर्गत 8 विभिन्न घटकों के विभिन्न पक्षों पर आपको उदाहरण सहित समझाया गया था। आज हम लोग विशेष तौर पे हम यह प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यवहार की प्रणालियों का सम्मिलन इन घटकों के अंतर्गत किया जाता है। मूलभूत प्रणालियों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, परंतु उसके पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि खास तौर पे अधिगम की प्रक्रिया में अगर एकांगीपन आ जाता है तो उससे हमारी कक्षा प्रभावित होती है। हम ये भली भांति जानते हैं कि विद्यार्थियों की संलग्नता अत्यंत आवश्यक है और विभिन्न तरीकों से हम विद्यार्थियों को कक्षा में संलग्न रख सकते हैं। आप ये भी भली भांति जानते हैं कि जानकारी मात्र से आप अपने कौशलों का परिष्कार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और सतत प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण को करने में आप सफल होंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत आगे अब हम लोग मूल रूप से उन व्यवहारों की बातचीत करेंगे जो कि इस कौशल को ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Basically, there are certain fundamental behavior patterns, and these have been described here or mentioned here in form of A, B, C, D, E and F. A is related to use of gestures, B is related to focusing attention, C is related to varying interaction styles, D is related to strategic pausing, E is related to shifting sensory channels and F is teacher movement. मूल रूप से मौलिक व्यवहारात्मक प्रणालियां जो हैं इन 6 पक्षों को सम्मिलित करती हैं, जिसमें हाव भावों का उपयोग विशेष तौर पे किस प्रकार से केंद्रीकरण किया जाए और विद्यार्थियों को आकर्षित किया जाए, विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियात्मक शैलियां कौन कौन सी होती हैं, साथ में किस प्रकार से हम विराम का आव्यूहपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को
क्रमशः उपयोग करते हुए कक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और कक्षा में शिक्षक की गमनशीलता का कैसे उपयोग किया जा सकता है। इन 6 बिहेवियर पैटर्न्स में मूल रूप से हम लोग इस व्याख्यान के अंतर्गत 3 मूलभूत बिहेवियर पैटर्न्स की चर्चा करेंगे। इस डायग्राम में आपने देखा कि 6 बिहेवियर्स को दर्शाया गया था, जिनमें से कि जो प्रथम 3 हैं उनकी चर्चा हम इसमें करने जा रहे हैं। सो आउट ऑफ 6 बिहेवियर पैटर्न्स गिवन इन द डायग्राम, this lecture will deal with first 3 behavior patterns, namely use of gesture, focusing attention, and varying interaction styles. Now let us see them one by one. A is related with use of gestures, and there are certain components which are related with use of gestures. Along with the component, you will also find that there are various types which have been mentioned here to focus the behavior patterns. Different components are like this. Number 1 is facial expressions, hand movements is second, then body language is third, and fourth one is head positioning. You will here find that in case of facial expressions, you use your face, and through different symbols through face you express your feelings, and that attracts the students towards you. Similarly, by use of variety of hand movements, sometimes pointing to somebody, sometime raising your hand, sometime by some other gestures of the hand, you can use them effectively in the classroom. Similarly, there can be body language movements also. Sometime you can lean, sometime you can stand straight, and that way you can use body language. Sometime you can raise your shoulders, and accordingly you can use these gestures to attract the students. Head positioning is also one important thing. You can, while leaning ahead, you can put your head in different position. While standing, you can put your head in different position. Sometimes you can deny and use your head for denial. Similarly, sometimes you can accept and you can head accordingly. So these are all various components which make your gestures fruitful for drawing attention of students. Now there can be various types of gestures, like illustrated, drawing molecular bonds in air. You have to illustrate something, you can draw some bonds and demonstrate in the class. Similarly, it can be regulative also. You can raise hand and pause for certain questions. Then it can be emotive also, in which you can clasp hands and put together, and important points can be emphasized through clasping of hands also. So these are various ways. Some examples given here are, like for these gestures, eye movement is one of them. Forward, moving backward and sideways, you can move your eyes फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज. तो आंखों का गमन मूल रूप से आगे की तरफ हो सकता है, पीछे की तरफ हो सकता है, या किनारों की तरफ हो सकता है. Then you can tap for emphasis also. Head tilting can be sideways, downward, upright. Similarly, expressive facial changes like seriousness on the face, thoughtfulness on the face, sternness or firmness on the face, and friendly gesture through the face. So these are different ways through which you can utilize your eyes, hands, head and so on. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हाव भाव प्रदर्शन के अंतर्गत हम अपनी आँखों के उपयोग द्वारा, अपने सिर के उपयोग के द्वारा, अपने शरीर के विभिन्न अंगों के उपयोग के द्वारा हम अपने हाव भाव का प्रदर्शन कर सकते हैं. इस प्रकार के हाव भाव विद्यार्थियों को कक्षा में आकर्षित करते हैं और आकर्षण के द्वारा वह आप जो कहते हैं, जो व्याख्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखते और सुनते हैं.
और विषय वस्तु से जुड़ पाने में सक्षम होते हैं। The basic impact of is this to enhance message delivery effectively and emotional connection with the students। तो मूलभूत प्रभाव के रूप में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी सूचना को बहुत ही स्पष्टता और सटीकता और प्रभाविता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम हम हाव भाव के उचित उपयोग से कर सकते हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों के साथ हम भावपूर्ण तरीके से जुड़ भी सकते हैं। अतः इन व्यवहार प्रणालियों को यदि हम अभ्यास में ले आते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारी कक्षा को प्रभावी बनाती हैं। Now coming to next, that is focusing attention. This is second component which is defined here as it is directing students' attention to specific content. Whenever a teacher is directing attention of students to a specific content, maybe it is written on the blackboard in several ways, maybe it is pointed out in a different way. So whatever be the way, but the purpose is to direct student attention to specific content, then it can be termed as focusing attention. तो इस प्रकार से विद्यार्थियों का ध्यानाकर्षण विशिष्ट रूप से जब हम विशिष्ट विषय वस्तु की तरफ करते हैं तो इसको ध्यानाकर्षण करना कहा जाता है। ध्यानाकर्षण के विविध तरीके हो सकते हैं जिसमें हम शाब्दिक तरीकों का उपयोग प्रत्यक्ष वाक्यों के द्वारा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से वाक्यों के माध्यम से प्रत्यक्षतया विषय वस्तु से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। This is known as verbal focusing. So verbal focusing can be used while giving statements, and by these statements you can focus on the specific content. There can be gestural focusing also. So by gestural focusing you point on certain things or you highlight certain things. Through various types of gesture you point towards a specific content or you highlight this specific content. And other way can be by combination of verbal and gestural focusing, you can draw attention of students towards a specific content. तो निर्धारित विषय वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आप शाब्दिक केंद्रीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं, भावात्मक केंद्रीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं, या इन दोनों के सम्मिश्रण का उपयोग आप केंद्रीकरण के लिए कर सकते हैं। Now coming to implementation, you emphasize key concepts और you emphasize critical information। इस प्रकार से हम जो बीज संप्रत्यय होते हैं या मूलभूत संप्रत्यय होते हैं उन पे ध्यानाकर्षण करते हैं, या कोई आलोचनात्मक सूचना या विशिष्ट सूचना होती है उस समय इसका केंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। The basic benefits are it helps students recognize importance of specific content। तो विशिष्टतया इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि विद्यार्थी यह पहचान पाता है कि निश्चित विषय वस्तु का क्या महत्व है। तो विषय वस्तु के महत्व को दर्शाने के लिए या इंगित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। Now coming to other aspect of the component behavior patterns, which is known as varying interaction styles, and varying interaction styles can also be termed in Hindi as विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियात्मक शैलियाँ। विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियात्मक शैलियों के अंतर्गत हम यहाँ 4 प्रकार की शैलियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहली इसके अंतर्गत है शिक्षक विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया। It means you are interacting with the class of students. So this is also known as teacher-students interaction, where whole class is focused for interaction and instruction, and it is group directed questioning.
You are giving questions to the whole class at the same time. So such type of interaction is known as teacher students और क्लास इंटरेक्शन. तो इस तरह की अंतर्क्रिया के अंतर्गत शिक्षक या शिक्षिका पूरी कक्षा के साथ एक साथ कोई प्रश्न पूछता है या उनके समक्ष कोई विषय वस्तु रखता है. Second aspect is teacher student. When individual attention is paid on the student and a teacher specifically attends to the student, one on one interaction is done. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया शैली के अंतर्गत विशेष तौर पे निश्चित विद्यार्थी पर ध्यान आकर्षण किया जाता है और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अथवा अध्यापक का विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित की जाती है. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ इंटरेक्शन स्टाइल इज student interaction, where you can see that certain examples are peer discussion. When you are utilizing different peers in the class and you promote interaction between these peers, then this is peer discussion. Similarly, collaborative response building is also utilized here. When in collaborative mode you promote interaction between one student and other student of the peer. इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस अंतःक्रिया शैली के अंतर्गत विद्यार्थी अंतःक्रिया शैली को हम प्रोत्साहित करते हैं. इसमें विद्यार्थियों के छोटे समूह के अंतर्गत संवाद को कराया जाता है. इसको हम कोलैबोरेटिव शैली के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि एक छोटे समूह में हम विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को आपस में अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करते हैं. नाउ कमिंग टू द फोर्थ इंटरेक्शन स्टाइल, दैट इज स्टूडेंट्स interaction style, or you can also say it is students class interaction style. Here you will find that student led instruction is carried out, peer teaching opportunity is given. Here one student is given an opportunity to address the whole class or class of students. तो हम इस प्रणाली के अंतर्गत या इस अंतःक्रिया शैली के अंतर्गत विशेष तौर पे विद्यार्थी और विद्यार्थी की कक्षा के साथ अंतःक्रिया को सुनिश्चित करते हैं. इसके अंतर्गत विद्यार्थी को ये अवसर प्रदान किया जाता है कि वह विषय वस्तु को कक्षा में अनुदेशित करे और इसमें खास तौर पे छोटे समूह के शिक्षण के अवसरों को कक्षा में सुलभ कराया जाता है. इस तरह से आप ये पाएंगे कि ये चारों अंतःक्रियात्मक शैलियां अत्यंत ही प्रभावी होती हैं और कक्षा को प्रभावी बनाने में इनका अहम योगदान होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को इंगेज रखने में, विद्यार्थियों को अटेंशन ड्रॉ करने में, विद्यार्थियों को फोकस्ड अटेंशन प्रमोट करने में और विद्यार्थियों को विषय वस्तु से जुड़े रखने में इन सभी शैलियों का विशिष्ट योगदान होता है. Hence, the varying interaction styles is one of the key behavior patterns which can be utilized under skill of stimulus variation for effective classroom. So, coming towards the end, we have seen that in this lecture we have talked about three basic component behavior patterns. We have used the term behavior patterns because different behaviors are practiced and the particular style of behavior becomes a set pattern of behavior of the teacher. So, a teacher is able to plan and use these behaviors according to his need and need of the class and make his classes effective. So, every teacher should strategically and dynamically integrate the three key behavioral patterns discussed here in this lecture. Mastery of these patterns breaks monotony, lethargy and develops positive teaching learning synergy for effectiveness.
Regular practice and reflection will certainly improve your skill to create an interactive, inclusive class. तो समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि खास तौर पे इन बिहेवियर पैटर्न्स या व्यवहार की शैलियों का उपयोग हमारी कक्षा को एकांगीपन से बचाता है, आलस्य से बचाता है और सकारात्मक शिक्षण अधिगम ऊर्जा को कक्षा में बनाए रखता है, जिससे हमारी कक्षा प्रभावी होती है। यदि आप इसका सतत अभ्यास करते हैं और स्वतः प्रतिपुष्टि लेते हैं या अपने समूह के लोगों के साथ प्रतिपुष्टि लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कौशल बेहतर होगा और आप एक अंतःक्रियात्मक समावेशी कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके उपरांत हम अगले लेक्चर में हम बाकी बचे हुए व्यवहार की शैलियों की चर्चा करेंगे। द नेक्स्ट लेक्चर will continue with the remaining 3 component behavior patterns of the skill of stimulus variation. So meanwhile you can keep thinking on the discussed behavior patterns. So thank you all. धन्यवाद।